बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और आज आप सभी लोग अच्छे तरीके से तैयार हो जाइए क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और कक्षा 10 सामाजिक में बिल्कुल बच्चों मैं आपको उम्मीद कराया हूं और आपको भरोसा दिलाया हूं, यदि आप अच्छे से ईमानदारी से मेरे साथ पढ़ाई किए, मेरे साथ तैयारी किए तो 100% है कि आपको 70 में बच्चों 65 नंबर 100% लेकर आएंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, बशर्ते आप अच्छे तरीके से मेहनत करिए। हम भी आपके साथ लगे हुए हैं। फिर से पुनः एक बार आपका अपना गुरुकुल आपको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता है। और जो बच्चे नए बच्चे हैं जो इस चैनल पर पहली बार क्लास को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा बच्चों इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर से आप पुनः जाइए वापस और इस वीडियो में अच्छे तरीके से देखिए। बड़ी सारी क्लासें पड़ी हुई हैं इस चैनल पर, आप उनको पहले अच्छे तरीके से देखिए, फिर आप इस क्लास को देखिए। क्योंकि आपको पहले से शुरू के सारे अध्याय मेन टॉपिक जितने भी हैं आपको पढ़ाया जा चुका है, उसको अच्छे तरीके से तैयार करिए। और परीक्षा की दृष्टि से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हर सब्जेक्ट का ज़्यादातर आपको पढ़ाया जा रहा है। और आपकी परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों 100% मिलेंगे परीक्षा में। इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ देखिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयारी करिए। और चलिए आज शुरू करते हैं हम सभी लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र में, जिसमें एक अध्याय है जाति धर्म तथा लैंगिक मसले। जाति धर्म तथा लैंगिक मसले, ये बच्चों आपका अध्याय है। और उसी में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न एक है लिंग विभाजन। क्या है? लिंग विभाजन। तो आपसे मैं पूछूं लिंग, लिंग मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर एक या तो पुरुष और एक या तो महिला। बात इन्हीं दोनों की होगी। तो बच्चों 100% है। लिंग विभाजन का अर्थ कहाँ से निकल के आया? एक या तो महिला से या तो पुरुष से। तो किसी भी समाज में, किसी भी धर्म में, किसी भी राज्य में आप देखेंगे, किसी भी राष्ट्र में आप देखेंगे, लैंगिक विभाजन जो होता है वो पुरुष और महिला के सापेक्ष जब किसी भी कार्य को किया जाता है, एक पुरुष और महिला का जो असमानता उत्पन्न होती है दोनों के बीच में, वही क्या होता है? विभाजन कर देता है, यानी अलगाव कर देता है। दोनों को क्या कर देता है? अलगाव कर देता है। पुरुष और महिला के बीच में जो क्या होता है? असमानताएं होती हैं, वही क्या होता है? लिंग का विभाजन होता है। पुरुष में और महिला में जो असमानताएं होती हैं वही क्या कहलाती हैं? लिंग का विभाजन कहलाते हैं। जबकि श्रम का विभाजन, किसका? श्रम का विभाजन। किसका विभाजन? तो कहेंगे सर श्रम का विभाजन। तो श्रम का विभाजन आपको ज़्यादातर कहाँ दिखाई देगा? परिवार में दिखाई देगा, इन दोनों का। क्योंकि बच्चों दोनों लोग परिवार में होते हैं, एक पुरुष भी और एक महिला भी। इस लिंग का विभाजन आपको श्रम में, अगर श्रम का भी विभाजन आप देखेंगे तो ज़्यादातर परिवार में देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा? ज़्यादातर बच्चों यदि आप देखेंगे तो घर का कार्य कौन कौन करता है? तो घर का कार्य ज़्यादातर महिलाएँ करती हैं। कौन करती हैं? महिलाएँ करती हैं। कौन कौन सा कार्य हो सकता है? तो ये कहेंगे सर खाना बनाना होता है ना, और घर की साफ़ सफाई करना, घर की साफ़ सफाई करना, और इसके बाद बच्चों की देख रेख करना, बच्चों की देख रेख करना, बच्चों की देख रेख करना। मतलब ज़्यादातर देखा जाए तो घर का जितना कार्य होगा वो ज़्यादातर कौन करेंगी? महिलाएं करेंगी। ये श्रम का विभाजन हो रहा है लिंग विभाजन के आधार पर। लिंग में जो असमानताएं उत्पन्न कर देता है, पुरुष और महिला के बीच जो असमानताएं उत्पन्न करता है कोई भी कार्य, वो क्या कहलाता है? लिंग विभाजन कहलाता है। और ज़्यादातर श्रम का विभाजन परिवार में देखने को मिलता है। जैसे घर का कार्य महिलाएं करती हैं, खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, बच्चों की देख रेख करना इत्यादि। इसके अलावा यदि पुरुष की बात किया जाए तो जो हमारे पुरुष होते हैं ज़्यादातर बाहरी कार्य करते हैं। कौन सा? बाहरी कार्य। कौन सा? जैसे कंपनी फैक्ट्री में कार्य करना, कंपनी फैक्ट्री में कार्य करना, कंपनी फैक्ट्री में कार्य करना, खेत का कार्य करना, खेत का कार्य करना, ठीक है, मजदूरी करना। क्या करना? मजदूरी करना। इसके बाद अनेक सारे ऐसे काम होते हैं, आप सभी लोग देखे होंगे, चाहे कोई मजदूरी हो, चाहे कोई नौकरी हो, चाहे किसी कंपनी में काम करना, फैक्ट्री में काम करना, चाहे कोई दुकान पे काम करना, कोई भी ऐसा काम, चाहे खेती करना, कोई भी ऐसा काम होगा वो पुरुष करेंगे, यानी बाहर का कार्य, श्रम में यानी मेहनत।
और जो घर का मेहनत घर का जो कार्य करेंगी वो कौन करेंगी, महिलाएं करेंगी। तो ये तो दोनों का अलग अलग श्रम का विभाजन हो गया, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे जो महिलाएं होंगी ये घर का कार्य करने के साथ साथ, कहाँ, घर का कार्य करने के साथ साथ आप सभी लोग देखेंगे ये घर का कार्य तो करेंगे ही करेंगी, लेकिन ये ज़्यादातर कभी कभी बाहरी कार्य में भी हिस्सा ले लेती हैं। बाहरी कार्य में भी देखो ध्यान से क्या करती हैं, नौकरी भी करना शुरू कर देती हैं जो महिलाएं होती हैं, है ना। खेत में भी कार्य करना शुरू कर देती हैं, खेत में भी कार्य, मतलब बाहर भी कार्य करना शुरू कर देती हैं, जो कि क्या है, इनको मान्यता नहीं मिली है, मान्यता नहीं मिली, मान्यता नहीं मिली है। यही हो गया बच्चों लिंग विभाजन, यानी अलगाव दोनों में, पुरुष और महिला में। किसी भी कार्य में जब पुरुष और महिला के बीच क्या होता है, असमानताएं उत्पन्न होती हैं, वही क्या कहलाता है, लिंग विभाजन कहलाता है। और श्रम का विभाजन ज़्यादातर परिवार में देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे घर की महिलाएं घर का कार्य, खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, बच्चों की देखरेख करना इत्यादि करती हैं, वहीं पे जो घर के पुरुष होते हैं बाहरी कार्य में, जैसे कंपनी फैक्ट्री में काम करना, खेत का कार्य करना, मजदूरी करना, सारा चीज़ कौन करता है, पुरुष करते हैं। लेकिन वहीं पर ज़्यादातर महिलाएं जो होती हैं वो बाहरी कार्य में भी हिस्सा बटा लेती हैं, बाहरी कार्य भी करती हैं, लेकिन उनको किसी प्रकार की ये कोई मान्यता नहीं मिली है। क्लियर हो गया। तो यही बच्चों हो गया लिंग का विभाजन। देखिए बच्चों एक प्रश्न और हम बात करते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है। धर्म आपको पता है हमारे देश में कई धर्म को, बड़े सारे धर्म हैं हमारे देश में, कई सारे धर्म हैं। जिस देश या राज्य में किसी पर्टिकुलर एक धर्म को समान मान्यता ना दी गई, सिर्फ एक धर्म को मान्यता ना देकर, एक धर्म को मान्यता ना देकर सभी धर्मों को क्या, सभी धर्मों को सामान्य मान्यता दी गई हो, कैसी, सामान्य मान्यता दी गई हो, वो कैसा होता है बच्चों, धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है। ध्यान से देखो, जब भी किसी राज्य या धर्म, किसी भी राज्य या पूरे देश में या राष्ट्र में जब भी किसी एक धर्म को मान्यता ना दी जाए कि सिर्फ एक ही धर्म रहे, वहां पे जितने धर्म हो सबको बराबर समानताएं दी जाएं, वही राज्य जो होगा, वही राष्ट्र जो होगा, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य या राष्ट्र बन जाएगा। क्लियर हो गया, क्या बन जाएगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य या राष्ट्र बन जाएगा। कौन सा, जिस देश या राज्य में किसी एक धर्म को मान्यता ना देकर सभी धर्मों को सामान्य मान्यता दी जाए, वो क्या हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य हो जाएगा। क्या मैं आपसे पूछूं, क्या हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हाँ कि नहीं, हाँ है या नहीं, तो नहीं है, नहीं बच्चों गलत हो जाएगा। हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि हमारे भारत में सिर्फ एक धर्म को मान्यता नहीं मिली है। कैसे मिली है, तो आप कहेंगे सर हमारे भारत में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से सभी धर्मों के बारे में जानते भी होंगे और सबको बराबर अधिकार मिला हुआ है, समान अधिकार मिला हुआ है। और हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भी है, जहाँ पर किसी एक धर्म को मान्यता ना देकर सभी धर्मों को बराबर मान्यता दी जाती है। क्लियर हो गया। देखिए बच्चों अगला है सांप्रदायिकता क्या है और इसको दूर करने का उपाय क्या है। तो एक हम पढ़ेंगे सांप्रदायिकता क्या है और एक पढ़ेंगे इसके दूर करने के उपाय क्या हैं। तो ध्यान से देखिए, सांप्रदायिकता मतलब होता है एक जिसे आप बोलते हैं संप्रदाय। संप्रदाय माने होता है समूह, क्या होता है, समूह। और जहाँ पे सांप्रदायिकता लग जाए वहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिसे आप बोलते हैं अरे वहाँ का जो संप्रदाय था बहुत ज़्यादा दंगा फसाद किया, ऐसा सुने हैं कि नहीं सुने हैं। तो वही ध्यान से देखेंगे, जो सांप्रदायिकता होती है एक धर्म का व्यक्ति, एक धर्म का व्यक्ति, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से, दूसरे धर्म के व्यक्ति से अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। क्या समझता है, श्रेष्ठ समझता है, श्रेष्ठ समझता है, जो कि हिंसा होने का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण है।
यानी जो सांप्रदायिकता फैलती है वो एक धर्म, ज्यादातर धर्म में फैलती है। संप्रदाय, संप्रदाय में क्या होता है, धर्म होता है। क्या होता है, धर्म समूह जो बनता है, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का जो समूह बनता है, वही से आया सांप्रदायिकता। संप्रदाय, तुम किस संप्रदाय के रहने वाले हो, किस धर्म के रहने वाले हो। तो जो एक धर्म का व्यक्ति होता है वो दूसरे धर्म के व्यक्ति से अपने आप को क्या समझता है, श्रेष्ठ समझता है। और इसी में क्या होता है, एक धर्म से दूसरे धर्म में क्या हो जाता है, सांप्रदायिकता भड़क जाती है, हिंसा भड़क जाती है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, लोग मारपीट शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा आज के समय में सबसे ज़्यादा सांप्रदायिकता हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है ना। हिंदू मुस्लिम में सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कहीं ना कहीं। तो ये क्या है, ये एक धर्म का जो व्यक्ति होता है वो दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपने आप से क्या समझता है, श्रेष्ठ समझता है, अपने विचार को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ समझता है। ठीक है, वो किसी धर्म को सुनना नहीं चाहता, मतलब वो अपने धर्म के आगे किसी की नहीं सुनना चाहता, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तो इसमें जो ग्रुप बनते हैं, अगर कोई 10 लोग का हिंदू का ग्रुप बन गया, 10-15 लोग का मुस्लिम का ग्रुप बन गया, तो ये दोनों जब ग्रुप होंगे तो दोनों का जो विचार होगा एक दूसरे से अलग होगा, अलग हट के होगा, उनसे श्रेष्ठ होगा, और उन्हीं में आपस में क्या होंगे, दंगे फसाद होंगे, लड़ाई झगड़ा होगा। यही क्या होता है, सांप्रदायिकता होती है। ठीक है, तो लिख लेंगे क्या, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, जो कि हिंसा का सबसे बड़ा कारण है। क्लियर है, यही क्या होती है, सांप्रदायिकता होती है। और इसके दूर करने के उपाय क्या हैं, सबसे पहले ध्यान से देखो। दूर करने का उपाय है नंबर 1, अहिंसा। क्या, अहिंसा, करुणा। ध्यान से देखेंगे, अहिंसा, करुणा, शांति। क्या, अहिंसा, करुणा, शांति, धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता। इसीलिए मैं आपको धर्मनिरपेक्ष राज्य पढ़ा दिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, जहाँ पर किसी एक धर्म को ना मानकर सभी धर्मों को बराबर माना जाता है, बराबर मान्यता दी जाती है। याद है ना, अभी ही पढ़े थे। तो अहिंसा, करुणा, शांति, धर्मनिरपेक्षता के बारे में स्कूलों में बच्चों को जागरूक किया जाए। स्कूलों में बच्चों को क्या किया जाए, जागरूक किया जाए। क्या किया जाए, जागरूक किया जाए। ध्यान से देखो, अब कहेंगे सर हिंसा तो अलग हो रही है, बच्चों को जागरूक करने से क्या फ़ायदा है। बिल्कुल बच्चों है, क्योंकि वही बच्चे आगे चल के बड़े होते हैं और हिंसा का सबसे बड़ा कारण बनते हैं, सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा कारण बन के खड़े हो जाते हैं। तो उन बच्चों के जहन में जब विचार होगा किसका, अहिंसा का, करुणा का, शांति का, धर्मनिरपेक्षता का, जब पहले से ही विचार उनके अंदर होगा तो कभी भी सांप्रदायिकता की भावना उनके अंदर जन्म नहीं लेगी, कभी भी ऐसा सांप्रदायिकता कोई हिंसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको क्या पढ़ाया गया रहेगा, अहिंसा, करुणा, शांति, धर्मनिरपेक्षता के बारे में उनको बहुत अच्छे से बताया गया रहेगा। इसलिए कभी भी वो सांप्रदायिकता में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहला इस पर जोर देना चाहिए। दूसरा देखिए, दूसरा इसके प्रति सरकार को सख्त से सख्त नियम बनाना चाहिए। सख्त से सख्त नियम बनाना चाहिए। सख्त क्या करना चाहिए, नियम बनाना चाहिए, नियम बनाना चाहिए। आप देखे होंगे अलग अलग कंट्री में, देश में ऐसे ऐसे कानून हैं, आप चोरी कर लो हाथ काट लिया जाएगा, है ना। आप कुछ गलत बोल दो, कुछ गलत जुबान से निकल गई, जुबान काट लिया जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे इसी तरह से नियम कानून हैं कि लोग अपराध करने से पहले कई बार सोच लेता है ना। तो ऐसे सरकार को सख्त कोई ऐसा रूल बनाना चाहिए जिससे ये सांप्रदायिकता में जाने से पहले लोग एक बार सोचे। अगला तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या किया जाए, शिक्षा पे और बेरोजगारी पर। बेरोजगारी पर एक समान सबको क्या किया जाए, अवसर प्रदान किया जाए। अवसर प्रदान किया जाए। कैसे, जिसको शिक्षा नहीं मिली है उसको शिक्षा दिया जाए, किसी भी धर्म का हो सबको बराबर अधिकार दिया जाए। बेरोजगारी, जो इंसान बेरोजगार हो उसे रोजगार दिया जाए और बिल्कुल समान अधिकार दिया जाए प्रत्येक नागरिक को। ध्यान से देखिए, यदि कोई व्यक्ति है जो सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म के व्यक्ति को क्या कर रहा है, मान्यता दे रहा है, आगे बढ़ा रहा है, तो दूसरे धर्म का व्यक्ति फिर चाह कर भी
मतलब वो ना भी कभी चाह रहा हो हिंसा करने को, फिर भी हिंसा कर बैठेगा। क्यों? क्योंकि सांप्रदायिकता की भावना उसके अंदर आ जाएगी कि ये इस धर्म का होकर इसीलिए अपने धर्म का ही क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। तो इसलिए हमेशा हर समय हर एक धर्म के लोग को बराबर मान्यता मिलनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे कोई काम हो, चाहे रोजगार हो, किसी भी चीज़ में सबको बराबर बिल्कुल मान्यता देनी चाहिए। तो इससे हम कुछ तरीकों से इस सांप्रदायिकता को दूर कर सकते हैं। और सांप्रदायिकता क्या है, तो ध्यान से समझें, सांप्रदायिकता क्या है और सांप्रदायिकता को दूर करने का उपाय क्या है। तो ये प्रश्न क्लियर हो गया, ध्यान से सुनेंगे। क्लियर हो गया? तो चलिए बच्चों ध्यान से देख लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, एक लास्ट प्रश्न है, एक जाति वोट बैंक क्या होता है? एक जाति वोट बैंक, या फिर प्रश्न पूछ सकता है वोट बैंक क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, एक जाति वोट बैंक वो होता है जैसे मान लीजिए कोई एक ईसाई धर्म का व्यक्ति एक चुनाव में खड़ा है, ठीक है, एक चुनाव में खड़ा है। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं। ध्यान से देखिए, अब क्या होगा, अब मान लीजिए ये जो ईसाई धर्म का व्यक्ति खड़ा है, ईसाई धर्म 20% है और सिख धर्म 30% है, मुस्लिम 50% है, 50% हिंदू हैं। तो यानी कुल 100% जनता में उसमें ईसाई कितना है? 20% है। तो ये एक जाति वोट बैंक, जब ये ईसाई धर्म का कोई एक लीडर नेता है चुनाव में खड़ा हुआ है, तो ये क्या सोचेगा कि जो कोई भी वोट हमें करेगा या नहीं करेगा, लेकिन 20% जो हमारे ईसाई धर्म के व्यक्ति हैं वो हमें वोट करेंगे, यानी पूरा वोट हमें ही मिलेगा। इसी को बोलते हैं एक जाति वोट बैंक। ध्यान से देखना, किसी भी राजनीतिक दल में जब कोई व्यक्ति अपने धर्म में खड़ा होता है तो अपने धर्म के लोगों से ये उम्मीद करता है कि हमें अपने धर्म के लोगों से पूरा बराबर वोट मिलेगा। वही क्या होता है? क्या होता है? एक जाति वोट बैंक। क्लियर हो गया? बच्चों ध्यान से सुनिए, जितनी क्लासें हो रही हैं आप यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो रहे हैं सभी परीक्षा के लेकर। आप अच्छे तरीके से देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा दिन देखिए, लेकिन जब भी देखिए 1 घंटा 2 घंटा बैठिए, दिल से बैठिए। और इसीलिए मैं आपको कोई लिखा नहीं रहा हूँ बहुत ज़्यादा, सिर्फ और सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप समझिए, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं अच्छे नंबर लेकर आएंगे बच्चों। जितनी क्लासें हो रही है आप कोई क्लास मिस मत करिए। यदि कोई क्लास मिस हुई है तो आप फिर से जाइए प्ले लिस्ट में देख लीजिए, आप अच्छे तरीके से जो भी वीडियो पड़ी हुई हैं, कौन सी वीडियो आप देखे हैं, कौन सी नहीं देखे हैं, अच्छे तरीके से देखिए। क्योंकि बच्चों 90 से प्लस ज़्यादा आपकी वीडियो इस चैनल पर हो गई हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी हम लोग सेंचुरी क्रॉस करने वाले हैं, यानी सेंचुरी को पार करने वाले हैं। और ये सबसे ज़्यादा आपकी क्लासें हैं हाई स्कूल और 12th की। तो यानी बच्चों आप 10th और 12th के जो बच्चे हैं अभी परीक्षा तक सबसे ज़्यादा क्लासें आपको मिलेंगी और हर सब्जेक्ट की मिलेगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आप अच्छे तरीके से देखिए। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं प्लीज़ एक बार चैनल को आप सभी लोग पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितनी वीडियो हैं आपको सबसे पहले उसका मैसेज मिल सके। और आप सभी लोग अच्छे से बच्चों, मेरा लास्ट बार यही कहना है कि प्लीज़ आप अपने खातिर नहीं तो मेरे खातिर आप सभी बच्चे इस चैनल को शेयर करिए बच्चों में, और चैनल को लाइक करिया करिए और कमेंट भी साथ साथ किया करिए। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा बच्चों कि कभी रास्ता ख़त्म नहीं होता, अक्सर लोग क्या हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। तो कभी रास्ते ख़त्म नहीं होते, अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। हमें आपको हिम्मत नहीं हारना है, बिल्कुल चलते रहना है, मंजिल ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।